नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीट पर आज नजर रहेगी, क्योंकि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर आने वाली है। ऐसे में सवाल ये है कि अमेठी से रायबरेली तक क्या है कांग्रेस की चॉइस? क्या ये होने वाला है सबसे बड़ा इलेक्शन सरप्राइज? क्योंकि आज किसी भी वक्त रायबरेली और अमेठी के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। और बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के हवाले से मिल रही है ये कि रायबरेली से राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे, सूत्रों से खबर मिल रही है। अमेठी से केएल शर्मा उम्मीदवार होंगे। किसी भी वक्त उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। आज राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन करेंगे। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेगी। सस्पेंस दोनों ही सीट को लेकर जो आज खत्म हो सकता है, जल्द ही जो ये खत्म हो सकता है सस्पेंस माना जा रहा है। जहां आज नामांकन करेंगे राहुल गांधी, ये जानकारी मिल रही है। किसी भी वक्त उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। अमेठी से जहां केएल शर्मा उम्मीदवार होंगे, तो वहीं रायबरेली से राहुल गांधी के उम्मीदवार होने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। राहुल प्रियंका रायबरेली रवाना होंगे। सुबह 8:45 बजे का समय है जब दोनों रायबरेली के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज ही नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं राहुल गांधी, जिसके लिए सुबह 8:45 बजे रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अभी तक दोनों ही सीट को लेकर नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है। ये माना जा रहा है कि किसी भी समय इन दोनों सीटों के लिए कांग्रेस की तरफ से नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। और राहुल गांधी भी आज इन्हीं में से एक सीट पर नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिसके लिए 8:45 बजे रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी और उनका साथ देंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस की तरफ से भी बड़ी तैयारी की गई है रोड शो करने की, भव्य इस नॉमिनेशन को बनाने की, जिसके लिए आज 8:45 बजे रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और देखिए, अमेठी से इस वक्त का बड़ा अपडेट ये मिल रहा है। कांग्रेस ने नामांकन की तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने रोड शो के लिए 151 गाड़ियों के काफिले की परमिशन मांगी थी, जो प्रशासन ने दे दी है। बड़ी तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है। आज अमेठी में नामांकन का आखिरी दिन है, जिसके लिए तैयारी फिलहाल पूरी कर ली गई है। कांग्रेस की तरफ से रोड शो की परमिशन मांगी गई थी। 151 गाड़ियों के जरिए रोड शो किया जाएगा, जिसकी परमिशन कांग्रेस को फिलहाल प्रशासन की तरफ से मिल गई है। 8:45 बजे का वो समय जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंचेंगे और नॉमिनेशन की जाएगी। अब देखिए क्या तैयारी है आखिरकार कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि आज नामांकन फाइल होना है। क्या तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है, ये भी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए क्या तैयारी है। 100 टू व्हीलर गाड़ियां मौजूद रहेंगी, 25 थ्री व्हीलर, 151 गाड़ियों की परमिशन मिली है। 25 फोर व्हीलर गाड़ियां भी इसमें शामिल है, 1 मेटाडोर इसमें शामिल है। 151 गाड़ियों को देखिए परमिशन मिली गई है, जिसमें 100 टू व्हीलर है, 25 थ्री व्हीलर है, 25 फोर व्हीलर हैं और 1 मेटाडोर गाड़ी इसमें शामिल है। भव्य दिव्य बनाने की इससे तैयारी है रोड शो को, और इसलिए कोई ना कहीं कोई कोर कसर कांग्रेस की तरफ से नहीं छोड़ी जाएगी, ये जानकारी मिल रही है, जिसके लिए फिलहाल तैयारी पूरी कर ली गई है। अब देखिए, भले ही अभी तक पार्टी ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अमेठी में नामांकन को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट गए हैं। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। नामांकन की तैयारियों में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पार्टी दफ्तर में राहुल के नाम के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो भले ही देखिए नामों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें पार्टी कार्यालय के बाहर से मौजूद है वहां पर, और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं लगभग तस्वीर साफ है। इंतजार है औपचारिक घोषणा का, जो कि आज किसी भी वक्त हो सकता है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की तैयारी अमेठी और रायबरेली में की गई है। राहुल गांधी के बड़े बड़े होर्डिंग्स वहां पर लगे गए हैं। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है और आज राहुल गांधी नामांकन कर सकते हैं, जिसकी तैयारी आप देखिए कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। कई दिनों से जुटे हुए हैं और इसी तरीके के पोस्टर आपको जगह जगह नजर आएंगे। ये पार्टी कार्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं राहुल गांधी के।
उधर रायबरेली में भी हलचल तेज हो गई है। पार्टी दफ्तर पर नए बैनर और होर्डिंग लगे हुए हैं। किसी भी वक्त उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है और इसी बीच कांग्रेस दफ्तर में चहल पहल शुरू हो गई है। कार्यकर्ताओं को अब उम्मीदवार के नाम के ऐलान का इंतजार है, लेकिन उससे पहले तैयारी पूरी कर ली गई है क्योंकि आज रायबरेली में नामांकन का आखिरी दिन है। बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन है, तैयारियां पूरी कर ली गई है। किसी भी वक्त जो है नामों का ऐलान किया जा सकता है। अमेठी रायबरेली के लिए दोनों यूपी की हॉट सीट हैं और कहीं ना कहीं सस्पेंस इन दोनों सीटों को लेकर बना हुआ है। काफी मंथन हो गया है, बैठकें हो गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से नामों का ऐलान नहीं किया गया है। इंतजार कार्यकर्ताओं को इसी बात का है। हालांकि देखिए, कहीं ना कहीं जो पिक्चर है वो साफ है, लेकिन फिर भी औपचारिक ऐलान का इंतजार कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी रायबरेली दोनों यूपी की हॉट सीट हैं और किस तरीके से कार्यकर्ताओं में वहां पर उत्साह है, तैयारियों को कैसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है और इस नामांकन को भव्य बनाने की तैयारी कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। आप देखिए, अमेठी में पार्टी कार्यालय में राहुल गांधी के बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर लगाए गए हैं। दूसरी तरफ रायबरेली में भी पोस्टर लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। नाम फाइनल है, बस जो औपचारिक ऐलान है उसका इंतजार कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से आज नामांकन भरा जाएगा, जिसे भव्य बनाने की तैयारी इन कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। अगर देखिए, रायबरेली में बात की जाए तो रायबरेली में आज बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह नामांकन करेंगे। सुबह 10 बजे का वो समय होगा जब दिनेश प्रताप सिंह नामांकन करने वाले हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस की तैयारी आपने देखी है, दूसरी तरफ अब देखिए बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो भी आज नामांकन करने वाले हैं। दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है रायबरेली से, जो कि आज अपना नामांकन फाइल करने वाले हैं। सुबह 10 बजे का वो समय जब नामांकन फाइल करेंगे दिनेश प्रताप सिंह और उनके साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। रायबरेली से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है, लेकिन बड़ी खबर यह मिल रही है कि टिकट मिलते ही दिनेश प्रताप सिंह ने विवादित बयान दे दिया है। प्रियंका गांधी संस्कारहीन महिला, दिनेश प्रताप सिंह का यह बयान। प्रियंका देश की संस्कृति को नहीं जानती है, ये नकली गांधी है, दिनेश प्रताप सिंह का यह बयान। प्रियंका ने रायबरेली की जनता को धोखा दिया है। रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश सिंह हमारे साथ हैं। दिनेश जी, क्या चुनौती आप रायबरेली में समझते हैं? रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों में देश सुरक्षित है, यह रायबरेली की जनता और देश की जनता भलीभांति जानती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों में देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा भी सुरक्षित है। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं हो सकता है। गांव गली तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सेवाएं हैं। और दिनेश जी, अगर राहुल गांधी जैसी खबर है यहां से लड़ गया है तो? अगर राहुल गांधी की मां से दिनेश सिंह लड़े हों तो? हराए हो तो? कितने वोट से? अगर जितने वोट से हम हराए हैं, जितने वोट से सोनिया गांधी अथवा राहुल गांधी की अम्मा ने हमको हराया है, उतने से अधिक वोट से राहुल गांधी का रायबरेली से हरा के भेजने का रायबरेली जनपद के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कमर कस ली है। उससे अधिक वोटों से हरा करके राहुल गांधी को रायबरेली से भेजा जाएगा। अब प्रियंका गांधी लड़ गई तो? अगर प्रियंका गांधी लड़ गई तो प्रियंका गांधी को ही तो रायबरेली सबसे ज्यादा तलाश रही। अगर इस रायबरेली वासियों की सबसे ज्यादा खोज है तो वो प्रियंका गांधी को, क्योंकि वोट सोनिया गांधी को देने के गारंटर के रूप में प्रियंका गांधी थी और सोनिया गांधी जैसे सांसद बनी वैसे प्रियंका गांधी को रायबरेली का चार्ज सौंप दिया कि आप प्रभारी हो रायबरेली की, रायबरेली वासियों की सेवा करो। प्रियंका गांधी ने अपना चार्ज किशोरी लाल शर्मा को सौंप दिया। अब पावर डेलीगेट होते चले गए। रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को पावर दिया, सोनिया गांधी ने अपना पावर प्रियंका गांधी को दे दिया, प्रियंका गांधी ने अपना पावर किशोरी लाल शर्मा को दे दिया। न सोनिया मिली, न प्रियंका मिली, न किशोरी लाल शर्मा मिले। इसलिए रायबरेली की जनता बड़ी बेसब्री से
प्रियंका गांधी को खोज रही, बस मिल भी जाएं तो उनसे सवाल जरूर करेगी कि 2014 में भी गारंटर प्रियंका गांधी ही थी, 2014 से 2019 तक दिखाई नहीं पड़ी, फिर 2019 में गारंटर बन के फिर प्रियंका गांधी आई, गारंटी लिया उन्होंने अपनी मां की, और 2024 तक प्रियंका गांधी नहीं दिखाई पड़ी। इसका जवाब प्रियंका गांधी के पास कुछ नहीं है। इसीलिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि रायबरेली की जनता को कैसे फेस किया जाए। तो ये आपकी जो जीत की आप दावा कर रहे हैं, कितने की जीत होगी? हम यह मान रहे हैं कि जितने वोट से सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, उससे अधिक वोटों से कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी आएगा रायबरेली की जनता हराएगी। और चलिए अब बात करेंगे मोदी फैक्टर की। तो कल 5वें चरण की वोटिंग के लिए कई नेताओं ने पर्चा भरा। बिहार की हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। चिराग जमुई छोड़कर हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं और खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं। उनके सामने इंडिया अलायंस से शिवचंद्र राम हैं। पिछली बार की बात की जाए तो चिराग के चाचा से वो चुनाव हार गए थे, मगर इस बार जनता का मूड क्या है? हाजीपुर की जनता दिवंगत नेता रामविलास पासवान की सियासी विरासत को आगे बढ़ाएगी या फिर जाति धर्म का कॉम्बिनेशन चौंकाने वाला नतीजा देगा? मेरे सहयोगी श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश कुमार हाजीपुर में थे। नामांकन के बाद हाजीपुर की हवा का रुख किधर है, जनता क्या चाहती है, किसे चाहती है, ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। बाबा ही आशीर्वाद भी दे रहे हैं, ताकत भी दे रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज यहाँ तक आया हूँ और आगे भी जाऊंगा। पटना से 15-20 मिनट की दूरी पर बिहार की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट हाजीपुर। चहलकदमी इसलिए ज्यादा है क्योंकि मुकाबला काफी दिलचस्प है। 20 मई को वोटिंग, लेकिन हाजीपुर की जनता क्या कहती है, उनके मन में कौन है, क्या मुद्दे हैं, ये आपको बताएं। उससे पहले मुद्दों का ये पेड़ देख लीजिए। चुनाव आते ही तेजी से बढ़ने लगता है, बयानों की खाद पड़ती है और प्रतिस्पर्धा का पानी। नतीजा ये कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, विकास, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, वोट जिहाद, राम मंदिर, करप्शन जैसे मुद्दे उग जाते हैं। रुको एक क्षण पथिक, इस मिट्टी पे शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पे फूल चढ़ाते जाओ। देखिए यहाँ जो स्थिति है बदलने वाला नहीं है, सीधा बात है। यहाँ का स्थिति नरक है। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में काम किया है, जो कहा है कि महागठबंधन की सरकार आएगी, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगा। कैसे नहीं मिला? हाजीपुर के लोगों को, बहुत लोगों को नौकरी मिला है। इतना मार हो गया चचे भतीजे में कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तो है घर का भेदी है न लंका ढाता है, घर का भेदी ही लंका ढाता है। सवाल, चुनावी पेड़ से वोटर कौन सा मुद्दा घर ले जाएगा, किस मुद्दे को सोचकर बटन दबाएगा? सियासी मुद्दे जिंदगी की धूप से बचाएंगे, वास्तविक मुद्दे बयान के शोर में उड़ जाएंगे? वोटर के लिए चुनाव का फल कितना मीठा? चुनावी मुद्दों से 400 पार या बदलाव की बयान? जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाही होंगे। जी हाँ, सियासत में भी कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहां से स्वर्गीय रामविलास पासवान 5 बार चुनकर संसद पहुंचे। सिर्फ संसद ही नहीं पहुंचे, बल्कि जीत हार के अंतर में एक कीर्तिमान कायम किया। एक बार फिर से चुनाव सामने है और इस बार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के सामने रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ताल ठोक रहे हैं। तो आइए चलते हैं हाजीपुर और पता करते हैं कि क्या है यहाँ के मतदाताओं का सियासी मिजाज। क्या जलेगा यहाँ चिराग का दिया या खुल जाएगी राहुल के मोहब्बत की दुकान? हाजीपुर बिहार का वो शहर जिसकी पहचान रामविलास पासवान। आज वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी सियासत के इर्द गिर्द हमेशा देश के पटल पर सियासी चर्चा का केंद्र बना।
13 मई को वैसे तो 10 राज्य की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन इसमें सबसे खास है हैदराबाद सीट, जहां से असदुद्दीन ओवैसी 5वीं बार मैदान में है। बीजेपी हर रोज उन्हें घेरने के लिए नई नई रणनीति बना रही है। अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंचे तो सड़कों पर समर्थकों का हुजूम दिखाई दिया। अमित शाह ने 2 टूक में कहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है और हैदराबाद में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को छू भी सके। उनका ये बयान कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने वाला था। साथ ही निशाना असदुद्दीन ओवैसी पर था, जो लगातार बीजेपी को ललकार रहे हैं। कब तक आप बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि इबादत गाहों के नाम पर आपके रोजगार के मौके खत्म कर दिए जाएं? कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? भारत माता की किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। जिस हैदराबाद की सियासी फिजाओं में ओवैसी के नाम की हवा बहती है, वहां अमित शाह की हिम्मत वाली ललकार ने माहौल गरमा दिया है। किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। बुधवार की रात बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के लिए अमित शाह ने हैदराबाद की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी के झंडे से लेकर कार्यकर्ताओं की पगड़ी तक और प्रचार वाली गाड़ी से लेकर अमित शाह के गले वाले गमछे तक सब कुछ भगवा था। करीब 20 मिनट के इस रोड शो में कार्यकर्ता लगातार फूलों की बारिश करते रहे। हाथों में पार्टी का चुनाव निशान लिए अमित शाह ओवैसी के गढ़ में कमल का फूल खिलाने की अपील करते रहे और दावा ये कि एनडीए का जो 400 पार वाला नारा है उसमें हैदराबाद भी शामिल है। अब की बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है क्या? 400 पार कराना है क्या? 400 पार तो कराना है, मगर 400 में से एक कमल इस बार हैदराबाद से भी फेंकना है। हैदराबाद में ताकत तो बीजेपी ने पिछली बार भी जबरदस्त तरीके से लगाई थी, लेकिन वोट बढ़ने की बजाय घट गए और ओवैसी 2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ी ताकत बनकर उभर गए। बीजेपी को पता है कि हैदराबाद में अगर मुस्लिमों का साथ नहीं मिला तो जीत मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हैदराबाद से अमित शाह ने न सिर्फ हिम्मत वाला दांव चला बल्कि मुस्लिम वोटर तक भी संदेश पहुंचाया। इस बार मुक्त मन से मतदान करिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक मतदाता कमल के निशान पर बटन दबाए और हैदराबाद को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करे। इधर अमित शाह ने 20 मिनट के रोड शो से हैदराबाद में बीजेपी को चुनावी बूस्टर देने की कोशिश की, तो उधर ओवैसी गली गली और घर घर जाकर पतंग उड़ा रहे हैं। भाषणों में रोजगार और महंगाई की बात करते हैं, बीजेपी पर तीखे हमले करते हैं। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, मेरे चेहरे पर थूक कर
या मेरी गाड़ी पर गोली मार कर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ नौकरी मिली तुम लोगों को? तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल मिला तुमको बैंक से लोन मिला नहीं मिला? ये सिर्फ भारत के नौजवानों को एक मकसद दे दिए कि नफरत पैदा करो। हैदराबाद में मुद्दा सिर्फ रोजगार महंगाई तक सीमित नहीं है, मुद्दा धर्म का भी है। इसलिए ओवैसी की तकरीरों में धर्म की बात भी आती है, लेकिन उसका फ्लेवर सियासी होता है। हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जो तकरीर की, जो भाषण दिया, वो तो ऐसा नजर आ रहा था कि कोई सड़क पर बैठने वाला भी उस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करता। नरेंद्र मोदी ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं, भारत के मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं,